अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुस्लिम टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन और मैं हूं रिजवाना। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। दिलों को तोड़ने की सियासत करने वाले मोदी पर जाती है आसाम तशद्दुद की जिम्मेदारी। कैबिनेट मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर आपस में इख्तिलाफात पैदा करने का लगाया इल्जाम। बनारस में मोदी की नहीं है कोई लहर, कांग्रेस पार्टी की होगी जीत। कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राज ने दरगाह अजमेर शरीफ को चादर की रवाना, अपनी कामयाबियों के है दावेदार। आजम खां पर इलेक्शन कमीशन की तहदीदात के खिलाफ जंतर मंतर पर अवाम ने किया एहतजाजी धरना। मुनज़्ज़म पाबंदी को हटाने का उनके फर्जंद अब्दुल्लाह आजम खां ने किया मुतालबा। और आसाम में बोडो इंतहा पसंदों की फायरिंग में 32 मुसलमान पे हलाक, महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी हैं शामिल। हालात पर काबू पाने के लिए मरकज से फौज तलब और कर्फ्यू नाफिज। और पेश खबरें तफसील से। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि आसाम में हुए कत्लेआम की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर जाती है, क्योंकि बीजेपी आपस में इख्तिलाफात पैदा करने की सियासत पर यकीन रखती है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक वातावरण पैदा हो रहा है। ये श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। और जो प्रेस रिलीज का हेडिंग आपने देखा होगा, एम फॉर मॉडल, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइडिंग एंड आई फॉर इंडिया, दैट स्पेल्स मोदी। मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया, दिस इज हिज ट्रेडमार्क। 1984 में इनकी 2 सीट आई पार्लियामेंट में, और 1984 में ही वीएचपी ने तय कर लिया कि हम राम जन्मभूमि की मूवमेंट को आगे ले जाएं। ये 84 का निर्णय था वीएचपी का, जिसको बीजेपी ने अपनाया। और उसके चलते 1991 में अडवाणी जी ने तय किया कि मैं सोमनाथ से ही अयोध्या तक यात्रा करूंगा। इसका मकसद क्या था? पॉलिटी को डिवाइड करना। फिर 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। सोमनाथ अयोध्या यात्रा में 500 लोग मारे गए। और 1992 के बाद 17 मजहबी शहर बनारस में इन दिनों इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई है। ऐसे में हमारी करेस्पॉन्डेंट गीतांजलि ने कांग्रेसी कायद अजय राज से बातचीत की है। अवामी फलाह व बहबूद व दीगर इक़दामात पर आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। धर्म नगरी वाराणसी में मुकाबला बेहद त्रिकोणीय और दिलचस्प बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय। अजय राय जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी पे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप बनारस से ही आपका अपनापन जुड़ा हुआ है, ऐसे में वो पहले 3 मुद्दे कौन से होंगे जिसपे आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? बनारस में सबसे पहला मुद्दा देखिए, बनारस का अपनापन होना चाहिए, बनारस की घर का होना चाहिए, परिवार का जो लगे कि मेरा बनारस अपना है, घर है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अपनापन तभी होगा जब अपने उस घर की बात होगी। दूसरा शहर के विकास की बात है। तीसरे गंगा मैया की सफाई की बात है, घाटों की बात है। ये 3 हमारे हो रहेंगे। आपने कहा तीसरा मुद्दा गंगा मैया की सफाई की बात, उसके निर्मलीकरण की बात। केंद्र में आपकी सरकार रही है पिछले 10 सालों से, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। केंद्र की सरकार ने पूरा पैसा दिया, फंड दिया, उसका ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ, उसमें बीच में बंदर बाट हो गई। इसी को तो देखना, इसी की तो व्यवस्था करनी है हम लोगों को। उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं जो बंदर बाट हुई? यहाँ के लोकल जो सांसद रहे हैं, जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी कोई मुद्दा उठाया ही नहीं कि यहाँ पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा किस जगह खर्च किया जा रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि बनारस में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, केजरीवाल है, नरेंद्र मोदी आपके सामने, आप अपने लिए चुनौती कैसे मानते हैं? त्रिकोणी है ही नहीं है बनारस में। बनारस में मामला 1 to 1 है, आमने सामने। भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई है यहाँ पर।
केजरीवाल को यहाँ पे प्रश्न नहीं है। जो व्यक्ति अपने जगह से भाग गया, भगोड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है। मोदी से आपका मुकाबला है, लेकिन कहा जा रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर है। इत्तेफाक रखते हैं इस बात? कोई लहर नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे कोई लहर नहीं चलेगी। यहाँ केवल गंगा मैया में लहर चलती है। आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, तो क्या ये माना जाए कि वो अपनी हार स्वीकार चुके हैं? नहीं, ये तो देखिए बात सही उन्होंने कहा कि अगर हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार हमारी बनेगी, साफ साफ बनाएंगे, नहीं तो जोड़ तोड़ से नहीं बनाएंगे, इसलिए उन्होंने बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय, जिन्होंने कहा है राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन करते हुए कि वो जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस पे केजरीवाल जरूर चुटकी लेंगे और बोलेंगे कि कांग्रेस उनकी राह पर चलती नजर आ रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने दिल्ली में कहा था कि वो ना किसी का समर्थन लेंगे न देंगे। कैमरा पर्सन कपिल के साथ वाराणसी से गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी के लिए। समाजवादी पार्टी के कायद आजम खान की फर्जंद अब्दुल्लाह आजम खान ने अपने वालिद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए फैसले को गलत करार दिया है और जंतर मंतर पर एहतजाज करते हुए इस फैसले को वापस लेने का उन्होंने मुतालबा किया। पेश है ज़िमन में ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग के द्वारा आजम खान पर जो रोक लगाया गया है प्रचार करने से, उस चीज को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उन्हीं के बेटे अब्दुल्ला जी से। जी अब्दुल्ला जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आजम खान के ऊपर रोक लगाया है भड़काऊ भाषण को लेकर, आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक आप भड़काऊ भाषण की बात कर रही हैं तो उसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा भड़काऊ ना तो वो बयान है। देखिए, अगर दिन को दिन कहना गलत है और रात को रात कहना गलत है और शहादत को शहादत कहना गलत है, तो हाँ, ये गलती हमसे हुई है। लेकिन जो हमारी शहादत है आप उसे मानिए, उसमें कोई भड़काऊ बयान नहीं है। उसमें क्या भड़काऊ बयान है? हमने ये कहा कारगिल में मुसलमानों की कुर्बानी है, इसमें क्या गलत है? सिर्फ मुसलमान ISI का एजेंट ही होता है? मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान का एजेंट होता है, गद्दार होता है? नहीं, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मुसलमान APJ अब्दुल कलाम होता है, मुसलमान अशफाक उल्लाह खान होता है, मुसलमान टीपू सुल्तान होता है और बहादुर शाह जफर होता है। कहने का मतलब है कि जो भी उन्होंने भाषण दिया है वो बिल्कुल सही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आप इस अवाम से पूछिए, इस तहरीक से पूछिए, उनका क्या मानना है। यहाँ मुसलमान, हमारे सिख भाई, हिंदू भाई और हिंदुस्तान का हर वो आदमी जो सेकुलरिज्म पसंद है वो यहाँ मौजूद है और इस बात को कह रहा है नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। और हम ये लड़ाई ये सिर्फ धरने तक नहीं है, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है वो एक तरफा है? बिल्कुल एक तरफा है। आपने एक तरफ एक ऐसे शख्स पर प्रतिबंध लगाया जो गरीबों की, मुसलमानों की, सेकुलरिज्म पसंद लोगों की आवाज़ आले जनाब मोहम्मद आजम खान साहब है, और एक तरफ आपने उसके ऊपर पाबंदी लगाई जिसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कातिल घोषित किया है, अपने गृह राज्य गुजरात से राज्य बदर किया है, क्योंकि आपकी इंसाफ करने की नीयत सिर्फ एक ही शख्स की थी। सिर्फ एक ही शख्स पे आपको इंसाफ, एक ही शख्स, माफ कीजिएगा इंसाफ का लफ्ज कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही शख्स को आपको बैन लगाना था। इसलिए आपकी नीयत ही सिर्फ एक आदमी पे बैन लगाने की थी। आपने अमित शाह पर से तो बैन हटा लिया, लेकिन आजम खान से बैन नहीं हटाया, ये कहते हुए कि आजम खान अगर हमारे पास माफी मांगे या माफी का पत्र भेजे तो हम अपनी इस रोक पाबंदी पर पुनर्विचार करेंगे। तो हम माफी तो नहीं मांगेंगे। माफी वो मांगता है जिसने गलती करी हो, और हमने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि हक कहना गलत नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने रामदेव को कहा कि ना ही वो आदमी है ना ही वो औरत है, इस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी पे भी कई इल्जाम लगाए, क्या वो सारे भाषण सही थे? रामदेव जी के बारे में तो मुझे कोई ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है, तो उनका जो पूरा आंदोलन वो चला रहे थे उसकी खुद ही पोल उन्होंने खुद खोल दी। उनके बारे में कोई ऐसी कहने की जरूरत कोई। प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं किस उम्मीद के साथ कर रहे हैं? क्या उन्हें दोबारा आप चाहते हैं कि वो प्रचार करने की अनुमति मिल जाए? उम्मीद ये है कि पूरे हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोग हमारे साथ आएंगे, और जो नाइंसाफी हमारे नेता के साथ हुई है उससे पूरा मुल्क हमारे साथ जुड़ेगा और हमें इंसाफ मिलेगा। और आने वाली 16 मई को माननीय मुलायम सिंह यादव तीसरे मोर्चे की अगुवाई करेंगे और इस मुल्क के प्रधानमंत्री। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल्ला जी, इनका कहना था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये फैसला सुनाया है आजम खान को लेकर, ये बिल्कुल एक तरफा है और इस चीज को लेकर पूरा जो मुसलमान है वो उनके साथ है और इन्हें दोबारा जो है प्रचार करने की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।
आसाम के बॉर्डरलाइन इलाकाई काउंसिल इलाकों में कम से कम 32 मुसलमानों को हलाक किए जाने के एक दिन बाद रियासती हुकूमत ने फौज तलब की है। अब तक 9 नाशों को बरामद किया गया है। हुकूमत ने मरकज से दरखास्त की है कि कोखराझार और इसके अतराफ अकनाफ के अजला में इम्कानी तशद्दुद पर फौरी काबू पाने फौज को तैयार रखा जाए। सरकारी जराये ने बताया कि कोखराझार और दीगर अजला में इजाफी मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। हुकूमत आसाम ने वजारत दाखिला को बताया कि मुकामी फौजी कमांडर से कहा गया है कि वो फौज को तैयार रखे और अगर कोखराझार में सूरत हाल मजीद अबतर होती है तो उन्हें मुख्तसर नोटिस पर तैनात किया जाए। तशद्दुद में दीगर 14 अफराद भी शदीद जख्मी हो गई हैं। जवाबी तशद्दुद में 3 जवान भी जख्मी हुए। फौज ने मुतासरा इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस जराये की तरह के मुताबिक शाम 6 बजे तक सिर्फ 4 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने स्नोगेट मामले पर अपना बयान जारी करते हुए खरी खरी सुनाई है और मोदी पर शदीद तनकीद भी की है। स्नोगेट हुआ तो इनको घबराहट हुई। इन्होंने सोचा कि अगर केंद्र कहीं कमीशन बैठा लेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो उन्होंने तुरंत 26 नवंबर 2013 को एक राज्य कमीशन का गठन किया। नवंबर 26, 2013। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इनको रिपोर्ट देनी चाहिए थी। अभी आज तक कोई कमीशन की बैठक ही नहीं हुई। ये है इनकी असली नीयत। आपने देखा ना, नानावती कमीशन का, वो भी 4 महीने में रिपोर्ट आनी थी, उसको 12 साल लग गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। अभी ये 3 महीने में आनी थी, बैठक नहीं शुरू हुई, क्योंकि इनका बस यही है कि क्योंकि ये समझ गए हैं कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, 20 दिन के बाद मैं बदला लूंगा। ये तो उनके वाक्य हैं। ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर मैं सत्ता में आ गया तो ये सब मैं खत्म कर दूंगा। और उधर बीजेपी के सीनियर कायद व पार्टी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने आसाम के पुरतशद्दुद वाकयात पर तबसरा करते हुए कांग्रेसी पार्टी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। किसी की भी हत्या हो, सांप्रदायिक दंगा हो, वैमनस्य हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वहां की सरकार ने उचित समय रहते कार्रवाई नहीं की। लेकिन आसाम में तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण करने में उन्होंने क्या काम किया? तरुण गोगोई वहां 14 साल से मुख्यमंत्री हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बोडो और जो इमिग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से, उनके साथ ये तीसरी घटना है। 2008 में वहां घटना हुई थी, इसमें 100 लोग मारे गए थे। 2012 में भी घटना हुई थी और अब 2014 में हुई है। तो वहां की कांग्रेस सरकार क्या कर रही है और वहां के बड़े ही गुणी राज्यसभा के सदस्य क्या कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि आसाम में जो सारा तनाव हो रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण वहां की तरुण गोगोई सरकार ने केंद्र की कांग्रेस सरकार के आशीर्वाद से तनाव को कम करने की कोशिश नहीं की है, समय पर उचित कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे तत्वों के वोट। बीजेपी के सीनियर कायद पार्टी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने उत्तर प्रदेश वोटिंग पर तबसरा करते हुए मुलायम अखिलेश हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को पदस्थापित किया जाए। यह अपील आज अमित शाह ने भी की है, मैं उसको दोहरा रहा हूं, उन्होंने काशी से की है कि जिस तरह से वहां की मुलायम अखिलेश की सरकार अपने हार के कारण खीज में कुछ जगहों पर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश किया, फिरोजाबाद में, इटावा में, जिसके बारे में हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और भाजपा के पक्ष में जो उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है, उसके कारण समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव बहुत ही घबराए हुए हैं और हमें इस बात की आशंका है कि इसकी दोबारा कोशिश वो कर सकते हैं। इसलिए
चुनाव आयोग ने अभी तक शांतिपूर्वक चुनाव कराया है, कुछ जगह छोड़कर करके जहां दोबारा पोलिंग की कोशिश की गई है। हमने आग्रह भी किया है। तो हम अपील करेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, वहां अभी शांतिपूर्वक। और अब नाज़रीन, प्राइम टाइम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे कुछ ही देर बाद। वक्फे के बाद प्राइम टाइम में दोबारा आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस व मॉडल पूनम पांडे को पुलिस ने शिवार गार्डन से रात 11:30 बजे गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उसने नीम बढ़ना हालत में गैर अखलाकी हरकतें कर रही थी। हाँ ठीक है, हाँ नहीं ले दो। हो गया, मिल गया। स्माइल अच्छी है। अरे बहुत अच्छी है। मिल गई ना? और अच्छी स्माइल मिल गई, बड़ी वाली मिल गई। पूनम पांडे आज रात को करीबन 10:30-11 के करीब हमको शिवार गार्डन, जो हमारा एरिया है, शिवार गार्डन में शॉर्ट कपड़े पहने हुए विवश वर्तन करते हुए पकड़ी गई है। तो उसके ऊपर हम लोग ने मुंबई पुलिस एक्ट 110-117 के तहत कार्रवाई करके उसको वार्निंग देके उसको छोड़ दिया है। सर, उसके साथ कोई पुरुष भी था क्या? नहीं, उसके साथ कोई पुरुष वगैरह नहीं था। एक कार में आई थी, शायद किसी का वेट करती रहेगी, लेकिन शॉर्ट कपड़े हुए हम लोग ने उसको पब्लिक प्लेस में उसको पकड़ के हम लोग पुलिस स्टेशन में लेके आए। अश्लील हरकत कर रही है। शॉर्ट कपड़े पहने हुए अश्लील हरकतें करते हुए उसको पकड़ा गया है। सर, क्या नशे की हालत में है क्या? नहीं, वैसे कुछ हम लोग को दिखा नहीं हो नशे की हालत में। बीजेपी के कायद वीके सिंह ने ऋषिकेश में एक इजलास से खिताब करने के बाद बीजेपी की तारीफ करते हुए आवाम से अपील की है कि तब्दीली के लिए पार्टी को कामयाब बनाए। उनकी समस्याओं से जुड़ा और बाद में अन्ना जी को ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान होगा। आगे तौर पर चाहे एक हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली की बात ऊंची। तो हताश लोग ऐसी बातें करेंगे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देश में घूम रहा है, बदलाव देश को चाहिए, क्योंकि जिस पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है, देश हर तरीके से पतन की ओर है और अब जरूरत है एक बार देश को दोबारा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तनकीद करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल 49 AK-47 दिनों में अपनी हुकूमत छोड़ भाग जाने पर मजबूर हो गए थे। दरअसल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। अब आगे आकर आवाम उन पर नजर रखेंगे तो पता चलेगा कि केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। इस तरह मंजर साफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों में पहले ही मुफाहमत हो चुकी है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर मरकज में बीजेपी की हुकूमत कायम होती है तो मगरब बंगाल की तरक्की के लिए भारी पैकेज मुख्तस किया जाएगा। राजनाथ सिंह हर बिगड़ते मामले को इन दिनों सुलझाने में लगे हैं। पिछले दिनों मोदी ने मगरब बंगाल में ममता बनर्जी पर शदीद तनकीद की थी, जो एक पेंटिंग के नीलामी पर की गई थी, जिसके बाद ममता ने मोदी को गुजरात का कसाई करार दिया था। इस तरह दोनों पार्टियों के बीच इत्तेहाद की उम्मीद खत्म हो गई थी। ऐसे वक्त में राजनाथ सिंह ने आगे आते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश की और कहा कि दिल्ली में हमारी हुकूमत बनेगी तो गुर्बत और बेरोजगारी को खत्म करने में हम आगे आएंगे और मगरब बंगाल की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
कांग्रेस के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा ने बीजेपी को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि जो शख्स हिंदू और मुस्लिम में फर्क महसूस करता है वो इंसान नहीं शैतान है। इस मौके पर उन्होंने बाबा रामदेव पर भी शदीद तनकीद करते हुए मजाक उड़ाया। तुम पता नहीं इंसान हो कि नहीं हो, इंसानों के कत्लेआम पे आप कहते हो कि एक्शन का रिएक्शन है, मुसलमानों को चलाते हुए कहते हो कि एक पुल्ला भी हमारी गाड़ी के नीचे आ जाता तो कौन छोड़ देता। इस मुल्क में जो हिंदू मुसलमान में भेद करे, जो हिंदू मुसलमान में नफरत फैलावे, वो इंसान नहीं है, राक्षस है, देश का दुश्मन है, लोकतंत्र का दुश्मन है। ऐसे इंसान से देश की जो 85% दबी कुचली सदी जनता है उसका स्वाभिमान समाप्त हो जाएगा, चंद लोगों का वर्चस्व समाज में कायम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री बताओ, हमने तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA LLB किया है, वो 18 साल की उम्र में भाग गए, चाय बेचने लगे, उनके बाद जो भी डिग्री फर्जी है, जो पढ़ा लिखा। आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के कायद हैं, उनकी भड़काऊ तकरीर पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोट लेते हुए उन पर इंतखाबी तशरीह पर रोक लगा दी थी, जिस पर अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए दिल्ली में वाक़ जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया है। पेश है ज़िमन में हमारी करस्पॉन्डेंट जागृति की ये रिपोर्ट। आयोग के द्वारा आजम खान पर लगे चुनावी प्रचार के रोक को लेकर यहाँ पे जंतर मंतर पे कई मुसलमान आवाम यहाँ पे एकजुट हुए हैं उनके लिए। आइए हम उन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या क्या उनकी मांगे हैं और क्या वजह है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की। जिस तरीके से आजम खान पर चुनावी प्रचार करने पर रोक लगाया गया, आपको क्या लगता है कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत? उस दिन का दिन हमारे लिए काला दिन था, जिस दिन हमारे कायदे मिल्लत मोहतरम जनाब आजम खान साहब के ऊपर प्रतिबंध लगाया। आजम खान साहब ने वो चीजें जो जंग में हमारे शहीद हुए थे नौजवान, जिन्होंने कुर्बानी दी थी, कारगिल में कुर्बानी दी थी, इसलिए दी थी कि पीछे बैक साइड में जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो मुसलमान थे और हमारे सैनिक भी मुसलमान थे। हमारे सैनिकों ने पीछे से नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तो वो निहत्ते हो गए और जब वो आगे बढ़े तो हमारे सैनिकों ने ऊपर अटैक कर दिया और वो मारे गए और कारगिल की लड़ाई हम जीत गए। हमारे कायदे मिल्लत आजम खान साहब के लिए वो काला दिन था जिस दिन उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। हम चुनाव आयोग से दरखास्त करते हैं, उनसे इल्तिजा करते हैं कि उनका प्रतिबंध हटाया जाए। ये हमारे लिए काला दिन होगा और उसी दिन हमें खुशी होगी जिस दिन उनके ऊपर से ये प्रतिबंध हटाई जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने सांप्रदायिकता को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर भाषण दिया था, क्या आपको लगता है उन्होंने सही दिया था? नहीं, ऐसा है कि जनाब मोहम्मद आजम खान साहब कभी सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि उसको मिटाने की लड़ाई लड़ते हैं कि आपस में कोई ऐसा माहौल ना बिगड़े। जो मोहम्मद आजम खान साहब ने एक हिंदू कैंडिडेट के बारे में जिस मंच पे बात कही है वो हिंदू कैंडिडेट है, ना कि मुसलमान। आजम खान साहब ने तो सिर्फ ये कहा है कि वीर अब्दुल हमीद मुसलमान जो शहीद हुए हैं पहाड़ियों के, इन्होंने जंग आज़ादी जीती है। आजम खान साहब ने कहा कि हिंदू भाई हमसे नफरत मत करो, हमसे प्यार करो, हमें अपना समझो। हम हर टाइम हर वक्त हम जैसे नौजवान सरहद की पहाड़ियों पे लहू बहाने को तैयार हैं। और मोहम्मद आजम खान साहब एक ऐसे सेकुलर हैं जो बल्कि मुसलमानों के नहीं, हिंदू भाइयों के, सिखों के, ईसाइयों के सबकी दिल की आवाज है। एक ईमानदारी और एक इंसानियत यही पैगाम पहुंचाती है जिस एक इंसान के सेकुलर आदमी पे जो इल्जाम निर्वाचन आयोग ने लगाया वो बिल्कुल गलत है और इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। कर आए प्रोटेस्ट में आवामों का कहना है कि आजम खान जो है एक सेकुलर लीडर है और उन्होंने जो भी बयान वो देते हैं वो बिल्कुल हिम्मत के साथ देते हैं, वो हर जनजाति को देखते हुए वो देते हैं और चुनाव आयोग के द्वारा जो भी फैसला आया है वो एक तरफा है। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।
आजम खान पर लगे चुनाव प्रचार पर रोक को लेकर सिर्फ मुसलमान आवाम ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पर आए। आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी इस प्रोटेस्ट में भागीदारी की वजह क्या है। जिस तरीके से आप इस प्रोटेस्ट में आप यहाँ पे शामिल हुए, आजम खान के दिए गए बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए रोक लगा दी है, आपको क्या लगता है कि जो भी रोक लगाई गई वो सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। आजम खान खाली मुसलमानों के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। जितने भी कम अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, जहाँ मुसलमान भाई हैं, वो सबके नेता हैं। उनकी आवाज़ को बंद करना, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बंद करना है, और ये बिल्कुल गलत है। उन पर पाबंदी हटनी चाहिए। इस तरीके से चुनावी प्रचार को लेकर अलग अलग नेताओं की जहां पे भड़काऊ भाषण जो है वो आ रहे थे, उस चीज को लेकर अमित शाह पे भी रोक लगाई गई थी। उसी तरीके से उसी क्रम में आजम खान पे भी रोक लगा दी गई, लेकिन अमित शाह पे वो हटा ली गई जो भी रोक लगी हुई थी। तो क्या चुनावी जो आयोग है, चुनाव आयोग, कहीं पे भेदभाव का कुछ वैसा कुछ सीन आपको नजर आ रहा है? ये बिल्कुल भेदभाव करते हैं, जाति भेदभाव करते हैं। नहीं तो अमित खान है जो गलती करी थी, उन्होंने उसकी गलती मान ली, उनको मन कर दिया क्योंकि उन्होंने गलती करी थी। लेकिन आजम खान ने कोई गलती करी नहीं, तो गलती क्यों मानेंगे? जब उन्होंने सिर्फ ये कहा कि करगिल में अपने जो शहीद हुए सिख जिन्होंने किया, करगिल आजाद किया, उसमें मुस्लिम भाइयों का भी योगदान था। ये क्या बुराई है? ये एक लोकतंत्र के खिलाफ प्रक्रिया है जो उन्होंने बंद किया, ये आवाज उनकी बंद की, उसके प्रकार किया है। ये एक आम आदमी की, एक इंसानियत की आवाज बंद करने की प्रक्रिया है। इसको हम लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे। जहां तक हो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। आज पार्टी के आजम खान के भड़काऊ भाषण देने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें चुनावी प्रचार करने पर रोक लगा दी है। इसे लेकर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी तादाद में लोग यहाँ एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। आजम खान जो है वो एक सेकुलर लीडर है और उन्होंने कोई भी गलत भाषण नहीं दिया है, तो इलेक्शन कमीशन को उन पे लगे जो भी रोक है चुनावी प्रचार को लेकर वो हटा लेनी चाहिए। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मुंसिफ टीवी, दिल्ली। बनारस सदियों से मजहबी शहर रहा है, जहां अलग अलग तबकात के लोग शीरो शक्कर की तरह रहते आए हैं। इस इंतखाबी मौसम में कांग्रेस पार्टी के मुकामी उम्मीदवार अजय राज ने आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ के लिए एक चादर रवाना की है। इसी ज़मीन में हमारी करस्पॉन्डेंट गीतांजलि ने मुकामी मुस्लिम अफराद से बातचीत की है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। आपका नाम? चांद अजमेरी। चांद अजमेरी जी, आप यहाँ पे अजय राय जी को सपोर्ट करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुख्तार अंसारी भी अजय राय के समर्थन में है। ऐसे में जो मुस्लिम वोट बैंक है वाराणसी में, वो इस बार किसकी सरकार बनवाना चाहेगा? इसकी देखिए हमारे में नहीं है, जो है भैया की जीत हो चुकी है। भैया की जीत के लिए हम लोग चल रहे हैं बाबा की नगरी में अजमेर शरीफ। भैया के नाम के चादर चढ़ाई जा रही है वहाँ पर। बस चादर चढ़ाने कब जाएंगे? ये हम लोगों का परसों जत्था निकल रहा है यहाँ से। ये हम लोग पहुँच जाएंगे 6 तारीख की सुबह में। 6 तारीख को बाबा का उर्स होता है, वहाँ भैया की चादर चढ़ाई जाएगी। ये बताइए, बार बार जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु और मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं की अपील की जा रही मुसलमानों से कि वो सांप्रदायिक चेहरे को ना आगे आने दें, सांप्रदायिक विचारधारा वाली सरकार ना बनने दें, ऐसे में आपको लगता है कि उनके सजेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी एक सोच कायम कर सकते हैं? विचार तो लोग सब मान ही रहे हैं, कुछ अपना भी विचार रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुख्तार अंसारी के आ जाने के बाद भी जो है उनके साथ पूरा बहुमत है, उनका खुली बहुमत है। और जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सब जो है कांग्रेस को और अजय राय को बिल्कुल देते हैं और देंगे। इसमें कुछ ये भी जा रहा है कि इस बार जो मुस्लिम, अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही प्रचलित नारा कहा जा रहा है, लेकिन आपकी नजर में आप किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? सरकार तो यूपीए की तीसरी बननी है, ये तय है। मोदी सरकार का कोई फैक्टर नहीं है, केवल हुआ है। यूपीए सरकार में जिस तरीके से तमाम घोटाले हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस बिल आना था वो भी नहीं आया, तो मुस्लिम समुदाय में भी एक रोष तो है, तो फिर क्यों वो गलती बार बार दोहराना चाहते हैं? समुदाय के सामने कोई विकल्प नहीं है इससे बेहतर, इसलिए कि सन 47 के बाद जो कुछ भी किया है मुसलमानों के साथ, सिवा कांग्रेस के किसी ने नहीं किया। लेकिन केजरीवाल
केजरीवाल एक उम्मीद के तौर पे उभरे हैं, तो एक नया विकल्प है और वो दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने 49 दिनों में काम किया, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 49 दिनों में वहां से ये भागे हैं छोड़ करके। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, राजनीति कैरियर इनका कोई नहीं है। राजनीति इनको सीखने के लिए कम से कम 5 साल भी इनको चाहिए। राजनीति की ABCD वो नहीं जानते। वो क्या देश चलाएंगे? प्रदेश तो चला नहीं पाए, देश क्या चलाएंगे? और केवल मुसलमानों को बनारस के अंदर आकर भ्रमित कर रहे हैं और केवल मुसलमानों को टोपी पहना रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, टोपी पहनाना बड़े उल्टे लफ्जों की बात है। ये बताइए, इस बार के इलेक्शंस में, आम इंतखाब में जो मुस्लिम वर्ग है वो अपनी सोच से अपने मत के हक का प्रयोग करेगा या फिर उन बातों को जो आपके मुस्लिम धर्मगुरु जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस ओर जाएगा? देखिए, पिछले जो इलेक्शन हो चुके हैं उसके अपेक्षा में इस बार मुस्लिम मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। उसको क्या करना है वो भली भांति जानता है और किसी को बहकाने और कहने की आवश्यकता नहीं है। इंशाअल्लाह इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा बनारस का, खास तौर से देखिएगा कि पूरी दुनिया इस पे निगाह लगाए हुई है और इसका बेहतर परिणाम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ जाने अनजाने चेहरे जो काफी ज्यादा इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे और वाकई जो मुकाबला होगा देखने वाला वो वाराणसी में होगा, जहां से बीजेपी के PM कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, कांग्रेस से अजय राय और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ताल ठोक रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ वाराणसी से गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी की। बहुजन समाजवादी पार्टी सरबराह मायावती ने बीजेपी के PM कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद की। उत्तर प्रदेश के रोरोकी में इंतखाबी जलसेआम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो मुल्क की तबाही यकीनी है। इसके अलावा मुल्क में फिरकावाराना फसादात भी भड़क सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। मायावती ने कहा कि मेरे भाई अखिलेश जहनी दिवालियापन का शिकार हो गई हैं, वो हमारे रहनुमाओं को बुरा भला कह रही हैं। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने आज कहा कि सच्चे मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, जबकि वो पहले उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान उनकी पार्टी को वोट नहीं देते वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि बीजेपी हमेशा मुसलमानों के साथ जालिमाना और गैर मुनसिफाना सलूक करती रही है, तो फिर एक सच्चा मुसलमान किस तरह बीजेपी को वोट दे सकता है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहादत से बचाया था। ये एक ऐसा वक्त था जब उत्तर प्रदेश में दीनी मदारिस को ISI के अड्डे करार दिया जाता था, लेकिन SP हुकूमत की बरसर इख्तियार आने के बाद उन्हें इंसाफ मिला। अब कोई भी मदरसों के ताल्लुक से ISI को के बताने की हिम्मत नहीं करता है। बीजेपी लीडर अशफाक सिफी ने समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी के DNA टेस्ट से मुतालिक दिए गए बयान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अबू आसिम आजमी तंग जहनियत का शिकार हो गई हैं। आगरा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर DNA टेस्ट की जरूरत है तो अबू आसिम आजमी को है, क्योंकि उन्हें यह जानना जरूरी है कि वो मुसलमान की औलाद है या मुलायम सिंह की औलाद। वाज़ेह है कि सनत कबीर नगर जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अबू आसिम ने कहा था कि जो SP को वोट नहीं देता वो मुसलमान नहीं है। किस प्रकार से सन 47 से लेकर अब तक मुसलमानों को केवल राजनीतिक आड़ में ठगा जाता रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, मुसलमान को लगातार ठगा जा रहा है। अब मुसलमान जाग चुका है, जागरूक हो गया है। जो मुसलमानों के हित की बात करेगा, मुसलमानों के विकास की बात करेगा, जो मुसलमानों की सुरक्षा की बात करेगा, मुसलमान उसको अपना वोट देगा। अब्बू आजमी जी ने जो बयान दिया है वो उनकी ओछी और खोखली मानसिकता का प्रतीक है। मुसलमान को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और जिस प्रकार से अब्बू आजमी ने DNA टेस्ट की बात। झारखंड की एक अदालत ने आज बिहार बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह को इश्तियालंगेज तकरीर केस में पेश की जमानत देने से इनकार कर दिया। देवगढ़ की एक अदालत ने 29 अप्रैल को उनकी जमानत की दरख्वास्त की समाअत करने के बाद गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर अहकाम 3 मई तक
मुलतवी कर दिए थे। अब गिरिराज सिंह देवगढ़ की अदालत के अहकाम के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट से रुजू होंगे। हाई कोर्ट ने कल बीजेपी लीडर के खिलाफ बोकारो की एक अदालत की जानिब से 23 अप्रैल को जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत फराहम की थी। गिरिराज सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई थी। एक FIR बोकारो और एक FIR जिले देवगढ़ में दर्ज की गई थी। और नाज़रीन, प्राइम टाइम में वक्त तो चला है एक और मुख्तसर से वक्फे का। जल्द लौटेंगे मजीद खबरों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। वफ़े के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वजीर जयराम रमेश, जो इन दिनों सीमा आंध्रा में इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ है, आज जिले अनंतपुर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर खुद उनकी अपनी रियासत में 12 केसेस दर्ज है, जबकि वो ये दावा कर रही हैं कि मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई वो उनकी जिंदगी की पहली FIR है। उन्होंने कहा कि मोदी दूध के धुले नहीं हैं और कई केसेस में मुलव्विस हैं। Leaders have stayed behind. Yesterday, Mr. Rahul Gandhi had a very successful rally in Hindupur. Mrs. Gandhi had a very successful rally in Guntur. The Congress party is alive and it will continue to thrive and prosper in Seemandhra. Don't write off the Congress party in Seemandhra. The Congress party is strong. A few political leaders who are protecting their business interests have left the Congress party. Congress workers are on the ground. Many senior Congress leaders have stayed behind. Yesterday, Mr. Rahul Gandhi had a very successful rally in Hindupur. Mrs. Gandhi had a very successful rally in Guntur. The Congress party is alive. SP चीफ मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क्स करने वाले नरेंद्र मोदी पर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने मोदी को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने मोदी के 56 इंच के सीने से मुताल्लिक बयान पर तंज करते हुए कहा कि मोदी 56 इंच सीना नहीं बल्कि पेट रखते हैं। इसके अलावा अखिलेश ने नरेंद्र मोदी को झूठा भी करार दिया। बहराइच की कैसरगंज इलाके में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अखिलेश ने इन ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत चलाने के लिए बड़े सीने की नहीं बड़े दिल की जरूरत है। इस दौरान अखिलेश यादव ने BSP चीफ मायावती को भी आड़े हाथों लिया। साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती ने पार्कों और यादगारों की तामीर के लिए हजारों करोड़ रुपयों का बेजा इस्तेमाल किया है। एक अंदाजे के मुताबिक अखिलेश ने कहा कि रियासत में पार्कों और यादगारों की तामीर के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक भी योजना नहीं चल रही, किसानों को सिंचाई का मुफ्त पानी नहीं है, अस्पतालों में दवाई मुफ्त नहीं है। अभी तो हमने शुरू किया है इंतजाम को बेहतर करना, आपके अस्पताल का इंतजाम बेहतर करना। बहराइच में बढ़कर के दे दिया अस्पताल, 100 बेड का और दिया अस्पताल, वो जानते होंगे, बढ़ा करके दे दिया अस्पताल। देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो कहते हैं कि 56 इंच का सीना होगा तभी हम तरक्की खुशहाली हो सकती है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं 56 सीने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपका बड़ा दिल नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है उनके 56 इंच होता हो, लेकिन हमारे साथी ने कई सवाल में कहा है 56 इंच उनका सीना नहीं है, क्या है पेट 56 इंच का है। इसलिए साथियों जो प्रत्याशी घूम रहे BJP वाले, इसलिए समझ लो क्या है, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। 35,000 करोड़ के घाटे का विभाग है ये। जब हम सरकार में पहुंचे इस विभाग में 35,000 का घाटा करके चली गई हमारी बुआ। 35,000 करोड़ का घाटा। अभी कल जाने क्या पूछे, हम कोई मामला आ गया तो उन्होंने सवाल जाने कितना टीवी पे बोला, हमारे खिलाफ भी, नेताजी के खिलाफ भी बहुत बोला, हमारी पार्टी के खिलाफ भी। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने आज साफ कहा कि इंतखाबात जीतने की पोजीशन में नरेंद्र मोदी ही वजीर आजम बनेंगे और किसी भी दूसरे लीडर को हुकूमत चलाने का कोई अखलाकी हक नहीं है।
कोयला कानून के अलॉटमेंट में अपनी ओहदे के बेजा इस्तेमाल के इल्जामात का सामना कर रहे महकमे कोयला के साबिक सेक्रेटरी पीसी पारेख से सीबीआई अहदेदारों ने दोबारा पूछताछ की। ओडिशा में हिंडाल को अलॉट करदा कोयले की कान से मुताल्लिक सीबीआई अहदेदारान ने पारेख से पूछताछ की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में महान कोयले की कानों के अलॉटमेंट से मुताल्लिक भी पूछा गया है। पारेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सीबीआई के तमाम सवालों का जवाब दिया है। ताहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वाज़ेह है कि इससे एक दिन कबल भी सीबीआई अहदेदारों ने पारेख से पूछताछ की थी। मुजफ्फरनगर फसादात केस की तहकीकात कर रही खुसूसी तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मौज़े फगाफा में इज्तिमाई इस्मत रेजी के एक मुकदमा को दोबारा खोला है। इज्तिमाई इस्मत रेजी की शिकार खातून ने कल खातून मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर हुई और अपना बयान दर्ज करवाया। खातून ने कहा कि 5 दरिंदों ने इस खातून की इस्मत रेजी की थी। SIT अहदेदारों ने बताया कि खातून ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मुतासरा खातून ने पहला बयान दबाव में आकर दिया था। मुलजिमीन ने इसे धमकी दी थी कि अगर वो इस्मत रेजी का एतराफ़ करती है तो इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि पुलिस ने गुज़िश्ता साल मौज़े फगाफा में 27 अफराद के खिलाफ इज्तिमाई इस्मत रेजी के 6 मुकदमा दर्ज किए थे। SIT को पता चला है कि इस्मत रेजी केस में 22 अफराद मुलव्विस हैं, जिनमें 2 को गिरफ्तार किया गया है। मजीद 20 अफराद हुनूस मफरूर हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के इलाके सीमा आंध्रा में इन दिनों इंतखाबी मुहिम का सिलसिला चल निकला है। पेश है ज़िमन में मुंसिफ टीवी की एक खास रिपोर्ट। – 2014 के आम इंतखाबात को यूं तो तब्दीली से जोड़ा जाने लगा है। रियासत मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के एक इलाके सीमा आंध्रा में वोटिंग होना बाकी है। ऐसे में अवामी कायदीन यहाँ रोजाना रोड शो करने में मसरूफ हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जब तक कोई उम्मीदवार सियासी मैदान में अपनी बात में वजन नहीं पैदा करता या चंद वजनी किस्म के हवाले अपनी गुफ्तगू या तकरीर में शामिल नहीं कर लेता, अवाम उसकी बात को बगौर नहीं सुनते। आज हम इस इंतखाबी मौजू पर बात कर रहे हैं जो इस वक्त जारी है। ये मौजू इस कदर गंभीर और संजीदा है कि शायद आप उसे देखना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि सीमा आंध्रा में अब हर आदमी अपने घर से निकलकर अवामी इजलास में शिरकत करने लगा है। एक सियासी कायद हैं YS जगन मोहन रेड्डी, जो अपने इजलास में अवाम से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि YSR कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डालना जरूरी हो गया था। आप पार्टी की कारकर्दगी को बखूबी जानते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सियासी मैदान में सभी कायदीन अपनी अपनी रोटी पर दाल खींचने में मसरूफ हैं। अपने मकासद पूरे करने के लिए तरह तरह के वादे किए जाने लगे हैं। इस दरमियान देखा जाए तो हकीकत में सच्चाई कहीं गुम होकर रह गई है। तेलंगाना इलाके में 30 तारीख को पोलिंग हुई। TDP BJP में पहले से मुफाहमत हो चुकी थी। 2 पार्टियां एक दूसरे से इत्तेहाद करते हुए सियासी मकसद वोटों और सीटों के लिए अवाम को गुमराह करने लगे। बाबू अपने अल्फाज बयान करते हैं, वादे करते हैं तो अवाम के लबों पर हंसी आ जाती है। वो बहुत ज्यादा गलत बयानी से काम लेने लगे हैं। बाबू के पास अपना कोई मंसूबा नहीं, सिवाय जगन मोहन रेड्डी को निशाना बनाने के वो कोई दूसरा काम नहीं करते। मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि आप मेरी पार्टी के ये दोनों उम्मीदवारों को आशीर्वाद दें और उन्हें कामयाब बनाएं, ताकि आने वाले दौर में सीमा आंध्रा में मौजूद गुर्बत के अंधेरों को खत्म किया जा सके। तेलुगु फिल्मों के अदाकार पवन कल्याण ने श्रीकाकुलम में अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि मैं यहाँ 2009 से लगातार सियासी मैदान में होने वाले वाकयात का जायजा ले रहा हूँ। तब से अब तक सीमा आंध्रा अवाम के जज्बात से खेला गया है, रियासत को तकसीम किया गया। मैं शख्सी तौर पर कोई दुश्मन नहीं रखता। KCR, जगन मोहन रेड्डी 2 ऐसे नाम हैं जो लगातार अवाम को गुमराह करते आ रहे हैं। KCR ने हमेशा सीमा आंध्रा के अवाम के खिलाफ बात की है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है, जबकि जगन सीमा आंध्रा के CM बनने का ख्वाब लिए घूम रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं कि लोगों को मांगने पर भी उनका हक नहीं मिलेगा।
इसीलिए इलाके की अवाम ने फैसला किया है कि वो टीडीपी के साथ जाएंगे। दरअसल जगन सीएम बनने की कोशिशों में बेबुनियाद वादे कर रहे हैं, जिसे अवाम पहचान गई है। तीसरी जानिब साबिक वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी हैं, जिन्होंने हालिया जय समाइक्य आंध्रा नामी पार्टी की बुनियाद डाली थी। आज मशरकी गोदावरी में अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस में बहुत पहले मुफाहमत हो गई थी और ये पार्टियां रियासत की तकसीम की जिम्मेदार हैं। मैंने हर लम्हा कोशिश की है कि रियासत की तकसीम को रोका जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसीलिए मैंने नई पार्टी की बुनियाद डाली है और इलाके की तरक्की के लिए सीएम के ओहदे को भी ठुकरा दिया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप सीमा आंध्रा में सिर्फ जय समाइक्य आंध्रा पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएं। इलाके में जारी इन रैलियों को देखने के बाद लगने लगा है कि बेहिसी भी अब बेहिस हो गई है। अवाम की जिंदगी में ऐसे गंभीर मसाइल हैं कि वो उनकी इज्जत से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते और सियासी रहनुमा उन्हें उम्मीदों के घाट का पानी पिलाने पर बजिद हैं। ऐसे में इंतखाबात के नताइज ही साबित करेंगे कि आने वाला दौर तब्दीली वाला होगा या नहीं। और अब पेश है मुल्क की राजधानी दिल्ली से हमारे नुमाइंदों की चंद अहम खबरें एक नजर में। अमिताभ बच्चन के नाम पर शुरू हुई स्कॉलरशिप। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू की है, जो हर 4 साल में एक इंडियन स्टूडेंट को दी जाएगी। शुक्रवार को अमिताभ ने पहली स्कॉलरशिप रोशन कुमार को दी। रोशन को 1,85,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए का चेक दिया गया। यूपी के अमेठी सीट पर जबरदस्त जंग जारी है। स्मृति ईरानी को दे रही है प्रियंका गांधी को टक्कर। राहुल गांधी की मदद के लिए पहुंची प्रियंका गांधी को अमेठी से बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी जोरदार टक्कर दे रही है। देखा जाए तो वहां का चुनाव अब एक तरफा नहीं है और दोनों ही पार्टी एक दूसरे से टक्कर ले रही है। बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी अप्रैल महीने से लगातार हर दिन 200 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। संघ के उनके साथ आ जाने से उनकी चर्चा हर ओर है। उधर प्रियंका गांधी के अपने भाई के पक्ष में कूद जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उन्होंने राहुल की कमान संभाल ली है। उनके आने से राहुल के प्रचार अभियान को बल मिला है, लेकिन उन्हें लोगों के सवालों का जवाब देना भारी पड़ रहा है। प्रियंका गांधी लोगों को बताती है कि इतने सालों के शासन में उन्होंने अमेठी के लिए क्या क्या किया, जबकि स्मृति बताती है कि वहां और क्या हो सकता है। दोनों ही अपनी सेलिब्रिटी छवि से बाहर निकलकर अपने प्रचार को मजबूत कर रही हैं। राजीव जी इस क्षेत्र के सांसद थे, तो जो विकास उन्होंने कराया वो विकास उन्होंने सिर्फ क्षेत्र तक या गांव तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ये सोचा कि 10 साल बाद 20 साल बाद भी इन चीजों का लाभ आपको मिलना चाहिए। जहाँ तक कि राहुल गांधी का सवाल है, तो आज तक अमेठी की जनता को उनके नेतृत्व से या जनप्रतिनिधित्व से कोई भी फायदा नहीं हुआ। आज तक राहुल गांधी के नेतृत्व में क्यों ऐसा है कि अमेठी की जनता बिजली से वंचित रही है, अच्छी सड़कों से वंचित रही है, प्राथमिक शिक्षा के वहाँ पर साधन अच्छे विशेषतः ग्रामीण भाग में लोगों को प्राप्त नहीं हुए हैं। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम और बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा के बीच एक बार फिर जबानी जंग छिड़ गई है। चिदम्बरम की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि चिदम्बरम ने बजट में हमेशा ही फर्जीवाड़ा किया है। इससे पहले चिदम्बरम ने सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक्स फाइनेंस मिनिस्टर सिन्हा के कार्यकाल में इंडियन इकोनॉमी ने उदारीकरण के बाद से सबसे खराब वर्षों को देखा। सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा, हो सकता है कि मैं 1951 के बाद सबसे खराब फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन मैंने फर्जीवाड़ा नहीं किया। चिदम्बरम ने 1951 के बाद के सबसे चालाक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने केवल इस साल नहीं बल्कि हमेशा ही फर्जीवाड़ा किया है। उम्र में खुद से 24 साल छोटी टीवी रिपोर्टर अमृता राय से अपने संबंधों का खुलासा करने वाले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह पर अब उनके परिवार के लोग निशाना साधने लगे हैं। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की पत्नी रुबीना शर्मा ने खुले तौर पर इस पर अपनी नाराजगी जताई है।
रुबीना ने ट्वीट कर कहा, मैं दिग्विजय सिंह से नाराज हूं क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई से मेरी शादी का विरोध किया था। इसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि मैं लक्ष्मण सिंह से 13 साल छोटी हूं और राजपूत भी नहीं हूं, लेकिन अब वे अपने से 24 साल छोटी टीवी रिपोर्टर अमृता राय से शादी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। मोदी का नाम लिए बगैर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में घूमने वाले का पेट 56 इंच का है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के सीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा करार दिया है। अखिलेश ने कहा कि 56 इंच के सीने की बात करने वाले मोदी का सीना नहीं बल्कि पेट 56 इंच का है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, 56 सीने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपका बड़ा दिल नहीं होगा तब तक आप तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है उनके 56 इंच होता हो, लेकिन हमारे साथी ने कई सवाल में कहा है 56 इंच उनका सीना नहीं है, क्या है? पेट 56 इंच का है। वहीं बीएसपी पर वार करते हुए उन्होंने मायावती को बुआ तक कह डाला। उन्होंने कहा कि बुआ जी ने 35,000 करोड़ के घाटे में बिजली विभाग को डाल दिया था, जिसे सपा सरकार ने पूरा किया है। नानपारा में शुक्रवार को एक चुनावी जलसे को संबोधित करने आए अखिलेश यादव जमकर गरजे। उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और देश को बांटकर सत्ता का सुख हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने गुजरात मॉडल को झूठ करार देते हुए कहा कि गुजरात में मुफ्त दवा या सिंचाई नहीं मिलती है, जबकि यूपी में सारी सुविधाएं मुफ्त है। नाज़रीन, हम आपको एक शेर दिखाते हैं जिसके शायर का नाम आपको हमें बताना है बजरिए SMS। हर इतवार को हम इनाम जीतने वाले खुशनसीब के नाम का ऐलान करते हुए उन्हें तरगीबी इनाम से नवाजते हैं। इस शेर के शायर का नाम पहचानिए और हमें दिए गए नंबर पर SMS कीजिए। है उर्दू ज़बान। ऐ काश मुक़द्दर में ऐसे भी अमल होते, ऐ काश मुक़द्दर में ऐसे भी अमल होते, उन झील सी आँखों में हम नील कमल होते। ये किस शायर का शेर है पहचानिए और हमें SMS कीजिए इस नंबर पर और हर हफ्ता पाइए खुसूसी इनाम। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दिलों को तोड़ने की सियासत करने वाले मोदी पर जाती है आसाम तशद्दुद की जिम्मेदारी। कैबिनेट मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर आपस में इख्तिलाफात पैदा करने का लगाया इल्जाम। बनारस में मोदी की नहीं है कोई लहर, कांग्रेस पार्टी की होगी जीत। कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राज ने दरगाह अजमेर शरीफ को चादर की रवाना, अपनी कामयाबी के हैं दावेदार। आजम खान पर इलेक्शन कमीशन की तहदीदात के खिलाफ जंतर मंतर पर अवाम ने किया एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म। पाबंदी को हटाने का उनके फर्जंद अब्दुल्लाह आजम खान ने किया मुतालबा। और आसाम में बोडो इंतहा पसंदों की फायरिंग में 32 मुसलमान हुए हलाक, महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी है शामिल। हालात पर काबू पाने के लिए मरकज से फौज की तलब, कर्फ्यू नाफिज। और अब नाज़रीन, प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुंसिफ टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए। फिलहाल मोहम्मद सामुद्दीन को पूरी मुंसिफ टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।